अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। ऐ अल्लाह मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बायोलॉजी एंड द सर्विस ऑफ मैनकाइंड। यानी कि बायो के अंदर हम जो नॉलेज गेन करते हैं उस नॉलेज को हम किन किन फील्ड्स में अप्लाई करते हैं और उनसे फिर इंसानियत को फ़ायदा पहुंचता है। तो बच्चे बात यह है कि बायो के अंदर जो इल्म है उसको हम हासिल कर लेने के बाद डिफरेंट फील्ड्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। वो कौन कौन से फील्ड हैं? एक फील्ड बच्चे है फूड प्रोडक्शन। कि फूड की प्रोडक्शन को बेहतर बनाने की खातिर भी जो टेक्निक्स जो नॉलेज रिक्वायर्ड होता है वो बायो के अंदर हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट बच्चे एक और फील्ड है कम्बैटिंग डिजीजेस, यानी बीमारियों के अगेंस्ट फाइट करना, लड़ना। किसी शख्स को अगर बीमारी होती है तो डेफिनेटली उस बीमारी को खत्म करने की खातिर मेडिसिन इस्तेमाल की जाती हैं। तो मेडिसिन बनाई पहले जाती हैं, इस्तेमाल बाद में की जाती हैं। अब उन मेडिसिन को कैसे बनाया जाता है, इनकी तमाम जो टेक्निक्स होती हैं जो नॉलेज होता है वो भी हम बायो के अंदर ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट बच्चे जो तीसरा मेन फील्ड है वो है इन्वायरमेंट का, प्रोटेक्टिंग एंड कंजर्विंग इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट को पोल्यूशन से बचाने की खातिर जो टेक्निक्स हैं बायो में पढ़ते हैं और फिर इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं, कंजर्व करते हैं, महफूज करते हैं ताकि बाद में वो पोल्यूट ना हो सके। तो बच्चे ये तीन मेन फील्ड हैं। अब हमने इन तीन मेन फील्ड को डिस्कस करना है। लेकिन सबसे पहले जो ना दो तीन पॉइंट्स और जरा देख लेते हैं कि इंसानियत का ये जो लिविंग स्टैंडर्ड है पहले के मुकाबले में कहीं ज्यादा बेहतर है। तो ये लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर किस वजह से हुआ है? ड्यू टू बायोलॉजी। एक वक्त ऐसा था कि जब लोग सिंपल लाइफ गुजारा करते थे, पहाड़ों के अंदर गारों के अंदर पनाह लिया करते थे, कोई घर नहीं थे, कोई प्रॉपर उनकी फूड नहीं थी, प्रॉपर क्लॉथ नहीं थे, डिजीज अगर किसी को हो जाती थी तो उसका कोई इलाज नहीं था। तो एक वाइल्ड एक लाइफ थी, जंगली जानवरों की तरह एक जिंदगी थी जो इब्तदाई तौर पर इंसान गुजारा करते थे। लेकिन उसके मुकाबले में अगर आज हम देखें तो इंसान का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो काफी बेहतर है। अब इसके अंदर ये जो बेहतरी आई है वो किस वजह से आई है? ड्यू टू एडवांसमेंट ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी के अंदर तरक्की की वजह से दो मेन फील्ड हैं जिसके अंदर बायो ने बहुत ज्यादा एडवांसमेंट की है, तरक्की की है। फील्ड ऑफ फूड एंड फील्ड ऑफ हेल्थ। और जब दोनों फील्ड में बेहतरी हुई है तो उसका रिजल्ट इंसान के अंदर जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसमें बेहतरी की शक्ल में निकला है। बच्चे हमने अब सबसे पहले फूड की प्रोडक्शन के हवाले से बात करनी है कि बायो के अंदर ऐसा इल्म मौजूद है, ऐसा नॉलेज मौजूद है जिसको इस्तेमाल करके हम फूड की प्रोडक्शन को इंक्रीज कर लेते हैं। फूड इंसानों की बेसिक नीड है। विदाउट फूड नो वन कैन लाइव। कोई भी जिंदा नहीं रह सकता। फूड के डिफरेंट फॉर्म्स हैं। जैसे हम लोग खाना खाते हैं, ये फूड है। फ्रूट्स इस्तेमाल करते हैं, मिल्क इस्तेमाल करते हैं, एग्स इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा वेजिटेबल्स हैं, फ्रेश फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं। ये सारी फूड की डिफरेंट फॉर्म्स हैं। तो बच्चे सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये सारी फूड हमें कहाँ कहाँ से मिलती हैं, इनके सोर्सेज क्या हैं। बच्चे मेन सोर्सेज दो हैं। नंबर वन प्लांट्स, नंबर टू एनिमल्स। हम प्लांट से वेजिटेबल्स लेते हैं, फ्रेश फ्रूट्स लेते हैं। इसके अलावा बच्चे इन्हीं प्लांट से हम ड्राई फ्रूट्स लेते हैं। वीट प्लांट है, इससे हमें गंदम मिलती है। राइस प्लांट है जिससे हमें राइस मिलता है। इसके अलावा बच्चे मुख्तलिफ टाइप्स के लग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, उनसे भी हमारी फूड जो है ना यानी कि हमें अवेलेबल होती है। इसके अलावा बच्चे पल्सेस हैं, वो भी हमारी अहम तरीन फूड का हिस्सा है जो प्लांट से लेते हैं। एनिमल से हम बच्चे एग्स लेते हैं, एनिमल से हम मीट और मिल्क लेते हैं। तो ये प्लांट्स और एनिमल्स मेन सोर्सेज हैं हमारी फूड के। अब विद द पैसेज ऑफ टाइम ह्यूमंस की पॉपुलेशन में इजाफा हो रहा है, तो डेफिनेटली फूड की जो रिक्वायरमेंट है उसके अंदर भी इजाफा हो रहा है। तो अब ज्यादा पॉपुलेशन को फूड प्रोवाइड करने की खातिर ज्यादा प्लांट्स की प्रोडक्शन की जरूरत होती है। तो प्लांट्स की प्रोडक्शन को बढ़ाया जाना वक्त की एक अहम जरूरत है।
क्यों जरूरी है? ताकि ह्यूमन पॉपुलेशन जो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है उसको सप्लाई फूड की मुसलसल जारी रहे। फूड या प्लांट की प्रोडक्शन को बढ़ाने की खातिर कौन कौन सी आमतौर पर स्ट्रेटेजीज इस्तेमाल की जाती हैं, कौन कौन से वेज होते हैं? पहला वे, इंप्रूविंग एग्जिस्टिंग वेराइटीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स की जो मौजूदा वेराइटीज हैं उनको इंप्रूव किया जाए, उनके अंदर जो यील्ड का पोटेंशियल है उसको बढ़ा दिया जाए। अब बच्चे, वेराइटी और स्पीशीज में फर्क क्या है? स्पीशीज एक बड़ा ग्रुप होता है, वैरायटी उसी स्पीशीज के अंदर छोटे ग्रुप्स को कहते हैं। मसलन मैंगो एक वैरायटी का, एक स्पीशीज का नाम है। अब इसी स्पीशीज के अंदर काफी सारी मैंगोज की वैरायटीज होती हैं, दुशहरी है और सिंदड़ी है, चौसा है। तो बच्चों, इस तरह की प्लांट्स में एक एक इस तरह के प्लांट्स में एक एक स्पीशीज के अंदर काफी सारी वैरायटीज होती हैं। गंदम की भी बहुत सारी वैरायटीज हैं, राइस की भी बहुत सारी वैरायटीज हैं। अगर हम एनिमल्स की बात करते हैं तो उन एनिमल्स में भी एक एक स्पीशीज के अंदर कई कई वैरायटीज मौजूद होती हैं। तो हर वैरायटी में बच्चों एक खास किस्म का पोटेंशियल होता है कि भाई वो कितना यील्ड प्रोवाइड कर सकती है। तो साइंटिस्ट क्या करते हैं? नॉलेज गेन करते हैं बायो में, अप्लाई करते हैं प्लांट्स और एनिमल्स की वैरायटीज पर, और उन वैरायटीज में इंप्रूवमेंट लेकर आते हैं, पोटेंशियल को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट बच्चों, एक और वे भी है, डेवलपिंग न्यू हाई यील्ड वैरायटीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। विद द पैसेज ऑफ टाइम जो पुरानी वैरायटीज होती हैं उनके अंदर पोटेंशियल लूज होना शुरू हो जाता है। तो बच्चे, उनको कंपनसेट करने की खातिर मुसलसल प्लांट्स और एनिमल्स की न्यू हाई यील्डिंग वैरायटीज साइंटिस्ट बनाते रहते हैं। यील्ड कहते हैं पैदावार को। थर्ड वे एक और भी है बच्चे, डेवलपिंग डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स में अगर बच्चों डिजीज का अटैक हो जाए तो प्लांट्स और एनिमल्स कमजोर हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, उनके अंदर जो यील्ड प्रोड्यूस करने की एबिलिटी है वो रिड्यूस हो जाती है। लिहाजा साइंटिस्ट कोशिश करते हैं कि ऐसी वैरायटीज डेवलप की जाए प्लांट्स और एनिमल्स की जिनमें डिजीज के अगेंस्ट रेजिस्टेंस मौजूद हो। उन प्लांट्स और एनिमल्स में अगर रेजिस्टेंस मौजूद होगी तो उनमें डिजीजेज नहीं होंगी। जब डिजीजेज नहीं होंगी, ना ही वो प्लांट्स और एनिमल्स कमजोर होंगे और ना ही उनके अंदर यील्ड कम होगी। अब बच्चे, ये जो तीन वेज हैं इनको इनको कंप्लीट करने की खातिर या इनको परफॉर्म करने की खातिर आमतौर पर स्ट्रेटेजीज कौन सी इस्तेमाल की जाती हैं? तो बच्चे, दो तरह की स्ट्रेटेजीज, दो तरह के मैकेनिज्म हैं जो इन तीनों वेज के अंदर आमतौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। उनमें से एक को हम नाम देते हैं सेलेक्टिव ब्रीडिंग और दूसरे को हम नाम देते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब बच्चे, हमने दोनों जो मैकेनिज्म हैं इनको जरा देखते हैं कि व्हाट इज सेलेक्टिव ब्रीडिंग। बच्चे, ब्रीडिंग कहते हैं नस्ल कशी करना, यानी प्लांट्स और एनिमल्स की नई नई वेराइटीज को बनाना, नई नई नस्लों को पैदा करना ब्रीडिंग कहलाता है। सेलेक्टिव का मतलब होता है सिलेक्शन करना, हम खुद सेलेक्ट करना है कि किन किन वेराइटीज को मिला के एक नई वैरायटी बनाई जा सकती है या नई नस्ल बनाई जा सकती है। तो बच्चे, जो अफराद या साइंटिस्ट ये ब्रीडिंग वाला काम करते हैं उनको हम ब्रीडर्स का नाम दे देते हैं। अब आप लोगों के सामने मैं एक एग्जांपल रखता हूँ। एक काव है, इस काव के अंदर बच्चे मिल्क की प्रोडक्शन ज्यादा है, लेकिन इस काव का जो वेट है वो कम है। इसके साथ ही आप एक और काव देखिएगा कि इसमें जो वेट है वो ज्यादा है, लेकिन मिल्क की प्रोडक्शन जो है कम है। ये दोनों वेराइटीज हैं एक ही स्पीशीज की, यानी काऊ की स्पीशीज एक है, वेराइटीज इसकी दो है। एक में मिल्क की प्रोडक्शन ज्यादा होती है और दूसरी वेराइटी के अंदर वेट ज्यादा होता है। हमारी ख्वाहिश क्या है कि ऐसी काऊ प्रोड्यूस की जाए जिसमें मिल्क भी ज्यादा प्रोड्यूस हो और उसका वेट भी ज्यादा हो। तो डेफिनेटली उसके लिए मैकेनिज्म कौन सा इस्तेमाल करेंगे? ब्रीडिंग का मैकेनिज्म इस्तेमाल करते हैं। अब हमने इन दो वेराइटीज को करना है पहले सेलेक्ट। जब सेलेक्ट कर लेंगे तब इनका क्रॉस करवाएंगे, इनकी ब्रीडिंग करवाएंगे। जब ब्रीडिंग होगी तो इनसे इनकी नेक्स्ट जनरेशन बनेगी और उस नेक्स्ट जनरेशन के अंदर बच्चे मोर मिल्क, यानी मिल्क ज्यादा प्रोड्यूस होगा और मोर वेट, वजन भी ज्यादा होगा। अब ये जो नई काव पैदा की गई है इसको पैदा करवाने की खातिर जो प्रोसीजर इस्तेमाल हुआ है
इसको हम कहते हैं सेलेक्टिव ब्रीडिंग। जिन लोगों का ये काम होता है ब्रीडिंग करना, उनको हम कहते हैं ब्रीडर्स। और ब्रीडिंग के नतीजे में जो वैरायटी बनती है उसके लिए हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ब्रीड्स। अच्छा बच्चे, ये जो ब्रीडिंग वाला प्रोसीजर है ये कोई सिंगल स्टेप के अंदर नहीं होता। हम ये नहीं कहते हैं कि एक स्टेप हुआ, एक जनरेशन बनी तो उसके अंदर ये करेक्टर दोनों अच्छे जो है इकट्ठे हो जाएंगे, हमें मजीद काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। इसकी बार बार ब्रीडिंग करनी पड़ती है। यानी हम कह सकते हैं कि दिस इज F1 जनरेशन। इस F1 जनरेशन की फिर फर्दर आगे ब्रीडिंग होगी, नेक्स्ट जनरेशन बनेगी, फिर ब्रीडिंग होगी, नेक्स्ट जनरेशन बनेगी। तो जैसे जैसे जनरेशन आगे की तरफ चलती जाएंगी उनके अंदर ज्यादा अच्छे करेक्टर्स इकट्ठे होते जाएंगे। एट वन स्टेज एक ऐसी स्टेज आ जाएगी कि जो फाइनली ऐसी ब्रीड बनेगी जिसमें वही करेक्टर मौजूद होंगे जो हम चाहते हैं। तो साइंटिस्ट ने बच्चे इसी तरीकाकार को इस्तेमाल करके डिफरेंट क्रॉप्स और एनिमल्स की वेराइटीज की ब्रीडिंग की है और अच्छी मोर यील्डिंग वेराइटीज को प्रोड्यूस किया है। जैसे व्हीट है, राइस है, कॉर्न है, चिकन है, काउ और शीप है। इनको बनाने की खातिर यही सेलेक्टिव ब्रीडिंग वाला प्रोसीजर इन्वॉल्व हुआ है। बच्चे कुछ ऐसे ब्रीडर भी होते हैं जिनको हम ब्रेलर ब्रीडर का नाम देते हैं। इन्होंने ब्रेलर की ऐसी वेराइटीज को डेवलप किया है जिनसे जो मीट हमें मिलता है एक तो क्विक होता है, बड़ी जल्दी मिलता है हमें। दूसरे नंबर पर वो चीप यानी सस्ता होता है। अगर हम देसी मुर्गियों की बात करें बच्चों, उन मुर्गियों को एडल्ट होते हुए काफी टाइम लगता है, 8 महीने, 9 महीने, इवन के साल साल भी लग जाता है उन को मैच्योर होते, उनको एडल्ट होते। लेकिन जो ब्रॉयलर होते हैं ये विद इन 1 मंथ या 30 डेज टू 40 डेज की रेंज के अंदर ये अपना फुल साइज अटेन कर लेती हैं और फुल साइज जब अटेन कर लेंगे तो बड़ी जल्दी जल्दी हमें मीट अवेलेबल हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चे हम बात करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग की। जब भी हम लफ्ज जेनेटिक इंजीनियरिंग का करते हैं ना, जहन में जब भी इसकी बात करते हैं तो जहन में जीन्स का तस्वुर आता है। जीन्स क्या है? दीज आर द पार्ट्स ऑफ डीएनए। हार्ली में गर्दन की बॉडी को बनाने वाले सेल्स में डीएनए होता है। डीएनए के अंदर छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जिनको हम जीन्स कहते हैं। ये जीन्स बॉडी के किसी ना किसी स्पेसिफिक करेक्टर को कंट्रोल करते हैं। जैसे हाइट है, वेट है, आई कलर है, स्किन कलर है। दीज आर डिफरेंट करेक्टर्स। और इन करेक्टर्स को कौन कंट्रोल करते हैं? जीन्स कंट्रोल करते हैं। तो बच्चे हम इन्हीं जीन्स को एक ऑर्गेनिज्म से लेते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर शामिल कर देते हैं और इस तरह से बच्चे दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर वही करेक्टर प्रोड्यूस हो जाते हैं जो जीन पहले वाले ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रोड्यूस कर रहा था। तो ऐसी जो टेक्निक्स होती हैं जीन से रिलेटेड उनको हम जेनेटिक इंजीनियरिंग का नाम देते हैं। इसकी यहाँ पर स्टेटमेंट एक देखेगा कि जीन्स फॉर डिजीज रेजिस्टेंट एंड अदर डिजायरेबल कैरेक्टर्स आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर साइंटिस्ट ने ऐसे ऐसे जीन्स दाखिल किए जिनमें डिजीज के अगेंस्ट रेजिस्टेंस मौजूद थी। या समटाइम्स साइंटिस्ट ने ऐसे जीन्स भी प्लांट से लिए हैं, दूसरे प्लांट्स के अंदर डाले हैं जिनमें वो खसूसियात मौजूद थी जो साइंटिस्ट दूसरे प्लांट्स के अंदर देखना चाहते थे। उनको हम डिजायरेबल करेक्टर्स का नाम देते हैं। जैसे अगर कोई साइंटिस्ट चाहता है एक प्लांट की हाइट ज्यादा अच्छी हो तो डेफिनेटली हमने किसी ऐसे प्लांट से जीन लेना है जिसकी हाइट ज्यादा होगी। वो जीन लेकर जब दूसरे प्लांट्स में डाल देंगे तो ऑटोमेटिकली उस प्लांट की हाइट में भी इजाफा हो जाएगा। तो बच्चों ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर जीन शामिल हो जाए उनको हम ट्रांसजेनिक प्लांट्स का नाम दे देते हैं। और इन ट्रांसजेनिक प्लांट्स की हम डेफिनेशन कैसे करते हैं? प्लांट्स हैविंग फॉरेन डीएनए इनकॉर्पोरेटेड इनटू देयर सेल्स। वो प्लांट्स जिसमें फॉरेन डीएनए उन प्लांट्स के सेल्स के अंदर शामिल कर लिया जाए। इनकॉर्पोरेटेड का मतलब होता है शामिल करना। अब एक एग्जांपल देखते हैं। एक आप लोग के सामने प्लांट मौजूद है राइस। बच्चे इस राइस प्लांट में एक खास किस्म की खूबी मौजूद होती है। इस प्लांट के ऊपर समट फंजाई का अटैक नहीं होता। समट फंजाई ऐसी फंजाई होती है जो जब किसी प्लांट पर अटैक करती है तो उस प्लांट के सिट्टे के ऊपर, उस प्लांट का ये जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वहां पर अटैक करके उसको ब्लैकिश ब्लैक कलर में तब्दील कर देते हैं। सपोर्स बनते हैं और वो सपोर्स पूरे सिट्टे को कवर कर लेते हैं, ब्लैक कलर का हो जाता है। ग्रेन्यूल्स या उसके जो दाने वगैरह होते हैं वो खत्म हो जाते हैं।
तो इस प्लांट के अंदर समट डिजीज का अटैक नहीं होता। कौन सा प्लांट? राइस का प्लांट। अब इसका मतलब क्या हुआ कि राइस प्लांट में एक जीन ऐसा मौजूद है जो इसमें समट डिजीज, समट फंजाई को डिजीज पैदा नहीं करने देता। तो यह राइस प्लांट रेजिस्टेंट ड्यू टू हैविंग सच जीन। एक और प्लांट देखते हैं हम, वीट का। इस वीट प्लांट के ऊपर बच्चे समट का अटैक होता है। सिट्टे के ऊपर जो एयर है, सिट्टा है, रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वीट क्रॉप का, तो बच्चों वो ब्लैक ब्लैक कलर का हो जाता है। सिट्टे के अंदर मौजूद तमाम ग्रेन ब्लैक कलर में तब्दील हो जाते हैं। उनके अंदर ब्लैक कलर का पाउडर निकलता है जब उनको प्रेस किया जाए, तो यील्ड कम हो जाती है और जो ग्रेन्स की क्वालिटी है वो रिड्यूस हो जाती है। अगर हम चाहें कि इस वीट प्लांट के अंदर भी राइस वाला करेक्टर अपेयर हो जाए, यानी इस वीट प्लांट में भी समट का अटैक ना हो, तो बच्चे जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए ये काम कर सकते हैं। हम जीन राइस प्लांट से जो समट के अगेंस्ट मौजूद होता है वो बाहर निकालते हैं और वही जीन इस वीट प्लांट के अंदर शामिल कर देते हैं। जब वीट प्लांट में जीन शामिल हो जाएगा तो बच्चों इस वीट प्लांट में भी समट के अगेंस्ट रेजिस्टेंस आ जाएगी और ये वीट प्लांट कहलाएगा ट्रांसजेनिक प्लांट। अब ट्रांसजेनिक प्लांट जब बना लेते हैं तब इसी ट्रांसजेनिक प्लांट्स की तादाद को बढ़ाने की खातिर नेक्स्ट एक और प्रोसेस में जाते हैं जिसका हम कलोनिक का नाम देते हैं। कलोनिक के जरिए इस वीट प्लांट की तादाद को बढ़ाया जाता है। प्रोपेगेटेड का माना होता है इंक्रीज करना। कलोनिक कैसा प्रोसीजर है बच्चों? दिस इज एक्चुअली मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकल आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ये डेफिनेशन है कॉलोनी की कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की ऐसी कापियां बनाना जिसके अंदर डीएनए आइडेंटिकल हो। जेनेटिकल आइडेंटिकल मीन जिसके अंदर डीएनए आइडेंटिकल हो। और सेल्स या किसी एक सेल से इस कॉलोनी के जरिए ऐसे सेल्स बना लेना जो जेनेटिकली आइडेंटिकल हो टू द पेरेंट सेल बाय ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये बच्चे कॉलोनी की होगी डेफिनेशन। अब बच्चे इस कॉलोनी की प्लांट्स के अंदर डिफरेंट यूं समझने के टाइप्स होती हैं, या हम कह सकते हैं कि इस कॉलोनी को डिफरेंट तरीकों से प्लांट्स के अंदर किया जाता है। उनमें से एक टेक्निक, एक तरीका टिश्यू कल्चर टेक्निक भी कहलाता है। तो मोस्टली प्लांट्स के अंदर कॉलोनी को हम टिश्यू कल्चर टेक्निक के जरिए जो है ना परफॉर्म करवाते हैं, कंप्लीट करवाते हैं। टिश्यू कल्चर टेक्निक क्या है? आप लोगों के सामने एक डायग्राम मौजूद है। इसमें बच्चे देखिए एक प्लांट है और हम चाहते हैं इसी प्लांट जैसा आइडेंटिकल और प्लांट बनाया जाए या और प्लांट्स बनाए जाए। बच्चों टिश्यू कल्चर टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे। हम इस प्लांट से एक टिश्यू को लेंगे, उसको हम कहते हैं एपिकल मेरिस्टेम्स। ये वो टिश्यू होती है जिसके अंदर मौजूद सेल्स में डिवाइड करने की एबिलिटी मौजूद होती है। इस टिश्यू को लेने के बाद एक कल्चर बनाते हैं पैटी डिश के, मुख्तलिफ टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स डालते हैं, हार्मोन्स डालते हैं और इस टिश्यू के अंदर मौजूद सेल्स डिवाइड होते हैं, नए सेल्स बनाते हैं, सेल्स के क्लस्टर बनते हैं और फिर एक एक सेल के क्लस्टर से यानी एक एक टिश्यू से एक एक प्लांट निकलता है। तो बच्चों ये जो टेक्निक है इसका हम टिश्यू कल्चर टेक्निक कहते हैं। आने वाले टॉपिक में बच्चे इसमें हम मजीद टिश्यू कल्चर की डिटेल पढ़ेंगे। नेक्स्ट बच्चे एक और यानी कि फूड की प्रोडक्शन को बढ़ाने का तरीका है कंट्रोल ऑफ प्लांट पैथोजन। पैथोजन क्या हैं? दोज ऑर्गेनिजम्स which affect crops or plants and reduce yield cause disease। यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो प्लांट्स के ऊपर अटैक करते हैं, डिजीजेस पैदा करते हैं और जब डिजीजेस हो जाएं तो प्लांट्स कमजोर हो जाते हैं और उनकी जो यील्ड है वो रिड्यूस हो जाती है। अगर बच्चे हम उन प्लांट्स के पैथोजन्स को कंट्रोल करेंगे तो डेफिनेटली उनका अटैक क्रॉप के ऊपर खत्म हो जाएगा और ऑटोमेटिकली फिर जो प्रोडक्शन होगी वो भी इंक्रीज हो जाएगी। पहले पहले बच्चे हम देखते हैं कि पैथोजन्स हैं कौन कौन से आमतौर पर प्लांट्स के, तो उसमें बच्चे एक तो आ जाते हैं पेस्ट्स, दूसरे नंबर पर हैं इंसेक्ट्स, फिर फंजाई हैं और फिर वीड्स। वीड्स कहते हैं बच्चे एनी अनवांटेड प्लांट को, यानी आपने कोई एक क्रॉप कास्ट की है वीट की
अब उस वीट क्रॉप के अंदर कोई जौ का पौधा निकल आया है, तो जौ को काश्त करना आपका मकसद नहीं था, ये खुद ब खुद काश्त कर दिया है, वहां ग्रो कराया है, तो ऐसे अनवांटेड प्लांट को भी हम वीट का नाम दे देते हैं। अब अच्छा, इनके हार्मफुल इफेक्ट्स क्या हैं क्रॉप्स के ऊपर? पहला, वीकन प्लांट्स, प्लांट्स को ये कमजोर करते हैं। नेक्स्ट, रिड्यूस यील्ड, यील्ड को ये कम करते हैं, पैदावार को कम करते हैं। अब अच्छा, इनके इन हार्मफुल इफेक्ट से कैसे बचा जा सकता है? बाय द कंट्रोल ऑफ प्लांट पैथोजन। अब प्लांट पैथोजन को कंट्रोल करने के 4 तरीके हमारी बुक के अंदर मौजूद हैं। फर्स्ट मेथड इज कॉल्ड केमिकल कंट्रोल, यानी कुछ केमिकल्स होते हैं जिनका हम इन क्रॉप्स के ऊपर स्प्रे करते हैं, और उन केमिकल के स्प्रे से ये पैथोजन किल हो जाते हैं, कंट्रोल हो जाते हैं, और यील्ड इंक्रीज हो जाती है। मोस्टली अगर हम इन केमिकल को देखें तो दीज आर पॉइजन्स, जहरीले मादे होते हैं जो इनको किल करते हैं। कौन कौन से आमतौर पर केमिकल इस्तेमाल किए जाते हैं? पेस्ट को अगर किल करना हो तो उनको किल करने वाले केमिकल पेस्टिसाइड्स कहलाते हैं। साइड का मतलब ही किल करना है, इनके पेस्ट को किल करने वाले। अगर इंसेक्ट को किल करना हो तो केमिकल्स को हम इंसेक्टिसाइड कह देते हैं। अगर फंजाई को किल करना हो तो फिर जो केमिकल्स हैं उनको हम फंजीसाइड कहते हैं, और वीड्स को किल करने वाले केमिकल्स को हम वीडिसाइड्स का नाम दे देते हैं। वैसे आप लोगों के सामने एक फार्मर शो किया गया है, तो आप ये देखें, इसने टैंकी के अंदर जो है स्प्रे डाल के ना फसल के ऊपर कर रहा है स्प्रे। वो जो इस तरह से ये फील्ड के अंदर जो है ना स्प्रे वगैरह किए जाते हैं। अब बच्चे नेक्स्ट हमें ये देखना है कि केमिकल कंट्रोल से पैथोजन्स तो किल हो गए, इसके कोई साइड इफेक्ट भी हैं या नहीं है? देखो बच्चे, केमिकल स्प्रे करने से साइड इफेक्ट भी काफी होते हैं। पहला साइड इफेक्ट क्या है? टॉक्सिसिटी प्रॉब्लम्स टू ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स, कि जब स्प्रे किया जाता है तो इसी स्प्रे का, इन्हीं केमिकल्स का कुछ पार्ट्स ग्रेन के ऊपर, वेजिटेबल्स के ऊपर, फ्रूट्स के ऊपर जो है ना जम जाता है, अटैच हो जाता है। और अगर ऐसे ग्रेन या फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को प्रॉपर पीलिंग किए बगैर हम इस्तेमाल करेंगे तो ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस हमारी बॉडी के अंदर जाएंगे, और ये आहिस्ता आहिस्ता इकट्ठे होते रहेंगे, और एक स्टेज में जब इनका लेवल हाई हो जाता है तो तब यह कोई ना कोई डिजीज कॉज कर लेते हैं, तो टॉक्सिसिटी प्रॉब्लम कॉज करते हैं। नेक्स्ट दूसरे नंबर पर है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, कि जब इस स्प्रे का इस्तेमाल किया जाता है तो इसी स्प्रे का बहुत सारा हिस्सा हवा के अंदर इवेपोरेट हो जाता है, हवा के अंदर, एयर के अंदर शामिल हो जाता है, पोल्यूशन पैदा करता है। और ये पोल्यूशन एटमॉस्फेरिक भी हो सकती है, और ये पोल्यूशन वाटर पोल्यूशन भी हो सकती है, लैंड पोल्यूशन भी हो सकती है। और तीसरे नंबर पर एक और प्रॉब्लम ये है कि जो इंसेक्ट्स या पेस्ट हम किल करना चाह रहे होते हैं केमिकल से, बच्चों उनके अंदर इन केमिकल्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप होना शुरू हो जाती है, आहिस्ता आहिस्ता उनके अंदर रेजिस्टेंस डेवलप होती है। अब अगर इन इंसेक्ट्स को फिर किल करना हो तो उसके लिए या तो हमें केमिकल की नेचर तब्दील करनी पड़ती है, दूसरी टाइप के केमिकल इस्तेमाल करना पड़ते हैं, या फिर इन केमिकल्स की डोज इंक्रीज करना पड़ती है। तो ये इसके साइड इफेक्ट हैं। अब हम नेक्स्ट जाते हैं प्लांट पैथोजन के कंट्रोल के दूसरे प्रोसीजर की तरफ, जिसको हम बायोलॉजिकल कंट्रोल का नाम देते हैं, यानी कंट्रोल ऑफ पैथोजन विद द हेल्प ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसको हम बायोलॉजिकल कंट्रोल का नाम देंगे। डेफिनेशन क्या होगी? कंट्रोल ऑफ प्लांट पैथोजन बाय यूजिंग सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब इसके एग्जांपल है बच्चे, वॉलनट, अखरोट का जो प्लांट होता है, इसके ऊपर एक छोटा सा इंसेक्ट होता है, एफिड, तेला जिसको हम कहते हैं, सुस्त तेला कहते हैं, इसका अटैक होता है, और वॉलनट प्लांट्स के अंदर फ्लोएम का जो मटेरियल है ये सक करता है, प्लांट्स को कमजोर कर देता है। अगर बच्चे वॉलनट क्रॉप के ऊपर या वॉलनट प्लांट के ऊपर वैस को छोड़ दिया जाए, यानी पीला भिड़ जो है अगर इसको छोड़ दिया जाए, तो बच्चों ये वैस उस एफिड का प्रीडेटर होता है, यानी एफिड को ये प्रे करता है, उसके साथ compete करता है। सम टाइम एफिड को ये पैरासाइटाइज कर देता है। पैरासाइटाइज से मुराद ये है कि वैस जो है अपने एग्स एफिड्स की बॉडी के अंदर यानी कि देता है, और उन एग से लार्वे निकलते हैं, और फिर वही लार्वे इन एफिड्स को अंदर से खाना शुरू कर देते हैं और एफिड खत्म हो जाता है। तो अब एफिड का कंट्रोल
एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ, वैस के साथ जो किया जाता है, ये मेथड बायोलॉजिकल कंट्रोल कहलाता है। आप लोग के सामने एक एफिड मौजूद है, छोटा सा इंसेक्ट होता है, और उसके साथ ही आप लोगों को वैस भी दिखाया गया है, ये पीला भेड़ा है। बच्चों, वैस को एफिड पर अटैक करके एफिड को खा जाता है, और इसका अटैक प्लांट के ऊपर कम हो जाता है। इसके अलावा एक और प्रीडेटर भी है एफिड का, उसका नाम लेडी बर्ड बीटल का नाम देते हैं। गंदम के खेतों के अंदर ये बीटल अक्सर जना मुंडला रही होती है। ये भी बेसिकली प्रीडेटर है एफिड। एफिड को एज ए फूड के तौर पर ये इस्तेमाल करती है। एफिड्स की तादाद कम हो जाती है, और वीट प्लांट के ऊपर एफिड का अटैक जो है वो भी कम हो जाता है। तो ऐसे कंट्रोल का हम बायोलॉजिकल कंट्रोल का नाम देते हैं। तीसरा मेथड बच्चे बायोपेस्टिसाइड भी है, प्लांट पैथोजन को कंट्रोल करने का। इस बायोपेस्टिसाइड में हम कुछ बैक्टीरिया को ही एज आ बायोपेस्टिसाइड इस्तेमाल करते हैं, यानी कि अक्सर पेस्टिसाइड के अंदर केमिकल इस्तेमाल होते हैं, तो ये ऐसी पेस्टिसाइड है जिनमें केमिकल की बजाय बैक्टीरिया शामिल होते हैं। फिर ये बैक्टीरिया प्लांट्स के ऊपर जो है ना जब डाले जाते हैं, तो ये प्लांट्स के फ्लोएम के अंदर शामिल हो जाते हैं। और जब कोई इंसेक्ट या पैथोजन प्लांट्स के फ्लोएम के मटेरियल को सक करता है, तो ये बैक्टीरिया उस इंसेक्ट की बॉडी के अंदर जाने के बाद उसके स्टोमक को रप्चर कर देते हैं, और इस तरह से वो इंसेक्ट खत्म हो जाते हैं। तो बच्चों, ये मेथड बायोपेस्टिसाइड कहलाता है। नेक्स्ट बच्चे, प्लांट पैथोजेंस को, डिजीजेस को कम करने वाला एक और मेथड इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट भी कहलाता है। बेसिकली ये डिफरेंट टाइप्स की टेक्निक्स होती हैं, टूल्स होते हैं, उनको जब हम इकट्ठा अप्लाई करते हैं, तो सच टाइप ऑफ स्ट्रेटेजी इज नोन एज इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट या आईडीएम। इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ अ पर्टिकुलर डिजास्टरस डिजीज, यानी कि कोई भी खतरनाक बीमारी है, अगर उसका इफेक्टिव कंट्रोल करना चाहें, और ऑल द कॉमन डिजीजेस ऑफ प्लांट, या प्लांट की जो आम सारी बीमारियां होती हैं उनको कंट्रोल इफेक्टिवली करना चाहें, तो इट कैन बी अचीव, ये सब कुछ हो सकता है बाय यूजिंग ऑल रेलिवेंट एप्रोप्रिएट मेथड्स ऑफ डिजीज कंट्रोल। डिजीज को कंट्रोल करने वाले तमाम रेलिवेंट और मुनासिब तरीन मेथड्स का इस्तेमाल करके। Such an approach of disease control is called as integrated disease management. नेक्स्ट बच्चे, एक और टेक्निक भी हम लोग पढ़ते हैं, हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक। हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक को बच्चे हम जरा देखते हैं बाद में। जरा आप लोग इस डायग्राम को जरा और से देखिएगा, पहले इसको जरा डिस्कस करते हैं। आप लोगों के सामने एक प्लांट मौजूद है। इस प्लांट की बॉडी का एक हिस्सा जमीन के नीचे है, जिसको हम रूट्स कहते हैं, और दूसरा हिस्सा जमीन से बाहर है। अब डेफिनेटली इस प्लांट्स ने ग्रो करना है, और ग्रो करने के लिए इसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए, और वो सारी न्यूट्रिएंट्स ये लेगा कहाँ से? जमीन से लेगा। यानी प्लांट्स को ग्रो करने के लिए नाइट्रोजन चाहिए, इसको पोटाशियम चाहिए, इसको जिंक चाहिए, इसको मैग्नीशियम चाहिए, इसको फास्फोरस चाहिए। ये सारी बच्चे न्यूट्रिएंट्स कहलाती हैं, और ये सारी न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स कहाँ से लेता है? सॉइल से लेता है। अब पहली बात तो ये है कि कौन सी न्यूट्रिएंट्स प्लांट की ग्रोथ के लिए लाजमी है, और कौन सी न्यूट्रिएंट्स प्लांट की ग्रोथ के लिए लाजमी नहीं है। ये वेरिएशन होती है इस मामले में फ्रॉम वन कैटेगरी ऑफ प्लांट टू अनदर कैटेगरी ऑफ प्लांट। आप लोगों के सामने एक प्लांट मौजूद है, अगर हम चाहें कि ये मालूम करें कि इसके कौन सी न्यूट्रिएंट इसकी ग्रोथ के लिए जरूरी है और कौन सी न्यूट्रिएंट इसकी ग्रोथ के लिए जरूरी नहीं है, तो बच्चों ऐसे एक्सपेरिमेंट को हम सॉइल के अंदर नहीं कर सकते। क्यों? सॉइल जो है दैट इज अ कम्प्लेक्स मीडियम, पेचीदा मीडियम है। हम कैलकुलेट ही नहीं कर सकते कि सॉइल के अंदर कौन सी न्यूट्रिएंट्स है, कौन सी नहीं है, और कौन सी न्यूट्रिएंट्स ज्यादा क्वांटिटी में है, कौन सी न्यूट्रिएंट्स कम क्वांटिटी में है। जब हम इस तरह की चीजों को मेजर ही नहीं कर सकते, तो प्लांट्स में इन न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट को हम कैसे गैस कर सकते हैं। और साथ ही बच्चे एक और चीज भी है, जमीन के अंदर ये एक्सपेरिमेंट भी कंडक्ट करना इम्पॉसिबल है कि कौन सी न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स इस प्लांट को कितनी रिक्वायर्ड है। हर न्यूट्रिएंट्स प्लांट की ग्रोथ के लिए बराबर बराबर मिकदार में रिक्वायर्ड नहीं होती। कुछ न्यूट्रिएंट्स एक टाइप के प्लांट को ज्यादा रिक्वायर्ड होती हैं, और वही न्यूट्रिएंट्स किसी दूसरी टाइप के प्लांट्स की को कम रिक्वायर्ड होती हैं। तो बच्चों, अगर इस तरह के ये वाइड रेंज पर एक्सपेरिमेंट करना चाहें, तो सॉइल के अंदर हम कभी भी नहीं कर सकते।
हमें मालूम ही नहीं हो सकता कि सेल के अंदर ये न्यूट्रिएंट्स टोटल हैं कौन कौन सी, और कौन कौन सी न्यूट्रिएंट्स यहाँ पर कितनी मौजूद हैं। वजह उसकी वजह यह है कि प्लांट्स की रूट्स काफी गहराई तक मौजूद होती हैं, हमें आइडिया नहीं हो पाता कि ये प्लांट्स जो है इसकी रूट्स कहाँ तक हैं और कौन कौन सी न्यूट्रिएंट्स कहाँ मौजूद हैं। अगर बच्चों हम चाहें प्लांट्स की रिक्वायरमेंट को मालूम करना न्यूट्रिएंट्स के हवाले से, या प्लांट के अंदर कौन सी न्यूट्रिएंट्स कितनी मिकदार के अंदर जरूरी है, तो उसके लिए एक टेक्निक का इस्तेमाल किया जा सकता है, और वो टेक्निक हाइड्रोपोनिकल्चर टेक्निक कहलाती है। इट इज यूज्ड टू टेस्ट whether a certain nutrient is essential for plant or not, कि कौन सी न्यूट्रिएंट प्लांट के लिए जरूरी है और कौन सी न्यूट्रिएंट्स प्लांट के लिए जरूरी नहीं है। और बच्चों इस टेक्निक का इस्तेमाल सॉइल लेस मीडियम में भी, यानी कि प्लांट को ग्रो हम करते हैं लेकिन उसको ग्रो हम सॉइल में नहीं करते, सॉइल लेस मीडियम के अंदर करते हैं, तब बच्चे हम कामयाब हो जाते हैं। अब आप लोगों के सामने एक डायग्राम मौजूद है, इसमें देखिएगा कि ये रबड़ के बड़े बड़े चौड़े पाइप मौजूद हैं। तो इन पाइप्स के अंदर स्पेस है, पाइप्स की अपर साइड पर छोटे छोटे सुराख किए जाते हैं। इन पाइप्स के एक एंड से पानी को दाखिल किया जाता है और फिर उस पानी के अंदर एयर की सर्कुलेशन की जाती है। ऐसे वाटर को हम इरिएटेड वाटर का नाम देते हैं, और फिर मेजर्ड क्वांटिटी के अंदर न्यूट्रिएंट्स को ऐड किया जाता है। नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटाशियम वगैरह है, वो सारी न्यूट्रिएंट्स इसी वाटर के अंदर ऐड की जाती हैं, और फिर इन्हीं न्यूट्रिएंट्स को प्लांट्स अपटेक करते हैं और अपनी ग्रोथ करते हैं। अब ऐसी सिचुएशन में बच्चे अगर हमने मालूम करना हो कि कौन सी न्यूट्रिएंट जरूरी हैं और कौन सी न्यूट्रिएंट जरूरी नहीं है, तो बच्चे हम वन बाय वन टेस्ट करते हैं कि पहले न्यूट्रिएंट्स में हम नाइट्रोजन को शामिल नहीं करेंगे, बाकी न्यूट्रिएंट्स डाल देंगे, देखेंगे कि नाइट्रोजन के शामिल ना होने से प्लांट्स की ग्रोथ के ऊपर कौन सा इफेक्ट हुआ है, और उसके बाद फिर बाकी न्यूट्रिएंट्स डाल देंगे लेकिन पोटेशियम को नहीं डालेंगे। इस तरह से वन बाय वन तमाम न्यूट्रिएंट्स को डालते जाएंगे, हमें आइडिया होता जाएगा कि कौन से प्लांट को कौन सी न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड होती है ग्रोथ के लिए और कौन सी न्यूट्रिएंट्स नहीं होती। और इसके साथ साथ बच्चे हम इन न्यूट्रिएंट्स को मेजर करते हैं, यानी कि एक न्यूट्रिएंट को पहले थोड़ी मिकदार के अंदर डालेंगे, देखेंगे ग्रोथ के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, फिर थोड़ा सा उसकी क्वांटिटी को बढ़ा देंगे, देखेंगे क्या ग्रोथ के ऊपर इसका इफेक्ट क्वांटिटी के बढ़ने से ज्यादा होता है या नहीं होता। तो ऐसे ही एक्सपेरिमेंट करके ना हम एट द एंड रिजल्ट तक पहुंच जाते हैं कि कौन सी न्यूट्रिएंट्स प्लांट के लिए कितनी क्वांटिटी के लिए जरूरी होती है। बच्चों ये जो टेक्निक इस्तेमाल की जाती है इसी को ही हम हाइड्रोपोनिक टेक्निक का नाम देते हैं। सॉइल लेस मीडियम के ऊपर की जाती है इन इरिएटेड वाटर। दिस टेक्निक इज नॉट फिजिबल, फिजिबल का मतलब होता है मुनासिब। इस टेक्निक को किया तो जा सकता है इस्तेमाल, जमीन के ऊपर किया जा सकता है, डेजर्ट्स में किया जा सकता है, लेकिन बच्चों आमतौर पर इस टेक्निक का वाइडली इस्तेमाल फॉर कमर्शियल पर्पज हम नहीं कर सकते। वजह उसकी क्या है कि इस टेक्निक से आमतौर पर जो वेजिटेबल वगैरह नॉर्मली ग्रो की जा सकती हैं, तो वेजिटेबल्स की ग्रो के लिए कॉस्ट वैल्यू ज्यादा आती है और उसकी जो प्रोडक्शन होती है या जो इनकम होती है वो बहुत कम होती है। यही वजह से हम इसको जस्ट कुछ एक्सपेरिमेंट के अंदर टेस्ट करने की खातिर तो स्टडी करते हैं, लेकिन कमर्शियली इसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। अलबत्ता ये है, साइंटिस्ट कहते हैं कि जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, खलानवर्द होते हैं, जब ये खला स्पेस में जाते हैं तो फिर उनको इसी टेक्निक के इस्तेमाल से अगर सब्जियां ग्रो करना पड़ जाए तो वो ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट बच्चे आखिरी पॉइंट की तरफ आ जाते हैं, पास्चराइजेशन, कि जब हम किसी क्रॉप के ऊपर डिफरेंट टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं प्लांट पैथोजन को कंट्रोल करने के लिए, उनकी जो क्वालिटी है, क्वांटिटी है ग्रोथ की, प्रोडक्शन की, उसको बेहतर बनाने के बाद एट द एंड क्या होता है कि जो क्रॉप से हम प्रोडक्ट्स लेते हैं उन प्रोडक्ट्स में स्पॉइलेज का, गलने सड़ने का एक अंदेशा मौजूद होता है फार्मर के जहन में। आखिरी स्टेप ये होता है कि बच्चे की जितनी भी प्रोडक्ट्स इन प्लांट से हमें मिलती हैं, खासतौर पर वो प्रोडक्ट्स जो जल्दी गल सड़ जाती हैं, स्पॉइलेज डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, उनको प्रिजर्व किया जाए। और उनको प्रिजर्व करने की खातिर, महफूज करने की खातिर डिफरेंट टाइप्स की जो टेक्निक्स हैं वो इस्तेमाल की जाती हैं। और इन टेक्निक्स का काम क्या है? फूड को स्पॉइलेज होने से बचाना। प्लांट से जो फूड अवेलेबल होती है बच्चों, इस फूड को लंबे अरसे तक इस्तेमाल करने के लिए भी प्रिजर्व करना पड़ता है, और फिर इसी फूड को लंबा डिस्टेंस तय करवाने की खातिर, यानी एक जगह ये फूड बनी है और इसको फिर मार्केट में लेकर जाना है, दूसरे कंट्रीज में लेकर जाना है, तो लंबा डिस्टेंस है जो कि तय करना है, और खर्चा ये होता है इसी डिस्टेंस के दौरान ही
यानी कि जब ये ट्रैवलिंग हो रही हो, ट्रांसपोर्ट हो रही हो, इसी दौरान ही ये फूड रास्ते में ही कहीं गल सड़ न जाए। तो ऐसी सिचुएशन में बच्चों इनको प्रोटेक्ट किया जाता है। और बच्चे मुख्तलिफ टेक्निक्स में से एक टेक्निक को हम पास्चराइजेशन का नाम देते हैं। और इसको सबसे पहले इस्तेमाल करने वाला साइंटिस्ट, दरियाफ्त करने वाला साइंटिस्ट लोइस पास्चर था। और बच्चे आमतौर पर इस टेक्निक का, यानी कि लोइस पास्चर वाली जो पास्चराइजेशन टेक्निक है, इसका इस्तेमाल मिल्क को प्रिजर्व करने के लिए भी होता है, और मिल्क की जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स होती हैं जैसे यूगर्ट है और चीज है, इसके लिए भी ये टेक्निक इस्तेमाल होती है। और बच्चे आमतौर पर इस टेक्निक में होता यह है कि मिल्क को या मिल्क की प्रोडक्ट्स को ऑलमोस्ट 71 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट दी जाती है, और ऑलमोस्ट अगर 15 सेकंड ये हीट प्रोवाइड कर दी जाए तो उसके अंदर मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिज्म फेल हो जाते हैं, जो उस फूड को स्पॉइलेज करने का सबब बनते हैं। या अगर 62 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको हीट दी जाए तो उसके लिए कम से कम 32 मिनट्स रिक्वायर्ड होते हैं।